आज के समय में इंसान कब बदल जाए, वह कब विश्वासघात कर दे और एक ऐसी वारदात को अंजाम दे डाले कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल भारत में ऐसे ही कई केस सुनने को मिल रहे हैं, जैसे नीला ड्रम केस। लेकिन ऐसा ही एक खौफनाक केस मुंबई से आया है। तारीख 24 मई 2019 मुंबई के दहिसर इलाके में मौजूद एक पुलिस स्टेशन में एक महिला भागती हुई थाने के अंदर दाखिल होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वह हड़बड़ाते हुए एक पुलिसकर्मी से कहती है कि मेरा पति 2 दिन से घर नहीं लौटा है, मोबाइल घर पर ही छोड़ गए हैं, हर जगह पता कर लिया, मिले नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। इस महिला के साथ साजिद नाम का एक व्यक्ति भी होता है, जो उसका देवर यानी उसके पति का भाई होता है। उसने बताया कि मैं भाई की तलाश में आज ही अपने गांव से लौटा हूँ। पुलिस ने पूछा कि कोई घरेलू विवाद या झगड़ा तो नहीं हुआ था। ये सुनकर पत्नी लड़खड़ाती जुबान से बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस महिला का नाम शाहिदा होता है और उसके पति का नाम रईस शेख है, जो लापता था। इतना सुनकर पुलिस पति का नाम, उम्र, उसकी फोटो और कुछ चिन्ह जैसे गले में चेन या हाथ में अंगूठी और पहरावा कैसा था, इस तमाम जानकारी के साथ पुलिस पति की मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है। साथ में उन दोनों का मोबाइल नंबर भी दर्ज कर लेती है, ताकि कोई जानकारी मिलने पर उनसे कांटेक्ट किया जा सके। कुछ समय बाद पुलिस अपनी कार्यवाही में जुट जाती है। पुलिस दहिसर इलाके में पहुंचती है और आसपास के इलाकों में भी शिनाख्त करती है। रईस कपड़े की एक होलसेल दुकान पर सेलिंग की जॉब करता था। पुलिस वहां भी पूछताछ करने जाती है। एक दिन पूरा बीत चुका था। तमाम कोशिशों के बाद अभी तक पुलिस के हाथ रईस की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी थी कि वो कहां हो सकता है, कहां जा सकता है, वो जिंदा भी होगा या नहीं। रईस इतना पैसे वाला तो नहीं है, एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, तो इस लिहाज से ये किडनैपिंग का मामला तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता भी तो किडनैपर अब तक घर वालों को कॉल करके फिरौती की रकम की मांग करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस एक आखिरी कोशिश और करती है। उसकी फोटो हर पब्लिक एरिया पर लगवा देती है, जिस पर कॉन्टेक्ट नंबर के साथ ये लिखा हुआ था कि इस गुमशुदा व्यक्ति का पता बताने वाले को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इधर रईस की पत्नी शाहिदा और परिवार वाले बेहद गंभीर पल से गुजर रहे थे। सभी लोग पुलिस पर अपनी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जल्दी ही वो उसे खोज लेंगे। बहरहाल मुंबई वाले घर पर रईस की पत्नी, उसकी 6 साल की बेटी और एक बेटा और भाई साजिद और उसकी पत्नी मौजूद थी। परिवार के बाकी लोग गांव में थे, वे भी परेशान थे। 4 दिन बीत जाते हैं पर पुलिस को अभी तक किसी की कॉल नहीं आई थी। पुलिस एक और एंगल से भी इस केस को देखती है। वह देवर भाभी के बीच कोई चक्कर तो नहीं, ऐसा भी सोचती है। तारीख आती है 30 मई। साजिद को अपनी भतीजी यानी रईस की बेटी का रवैया कुछ अजीब सा लगा। वह शांत और गुमसुम थी। हो सकता है पिता के घर न आने का दुख इसे भी परेशान कर रहा हो। ये सोचकर साजिद बेटी को चॉकलेट दिलाने और घुमाने बाहर ले गया ताकि उसका मन बहल जाए। पर साजिद इस बात से बेखबर था कि उसकी ये 6 साल की भतीजी अपने मन में एक खौफनाक राज छुपाए बैठी है और किसी डर की वजह से चुप है। और उसकी ये चुप्पी जब टूटेगी तो पूरा परिवार दहल उठेगा, और ऐसा हुआ भी। एक पार्क में बैठकर बेटी चॉकलेट खाती खाती अपनी चुप्पी तोड़ती है और जो बात वह अपने चाचा को बताती है, उसे सुनकर चाचा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटी ने बताया कि पापा कहीं नहीं गए, वह घर पर ही हैं। मम्मी ने उन्हें मार दिया है, मैंने देखा था, मम्मी ने चाकू से मारा था, एक अंकल भी साथ में थे। पहले तो साजिद को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। साजिद ने हैरानी व गंभीर भरे भाव से बोला कि बेटा ऐसा नहीं बोलते। तभी बेटी ने कहा, आपकी कसम चाचा, मैं झूठ नहीं बोल रही। साजिद के मुंह से शब्द गायब हो चुके थे। वह तुरंत बेटी को लेकर थाने गया और वहां पर पुलिस को सब कुछ बता दिया। यानी इस वक्त थाने के अंदर इस पूरे केस से पर्दा उठा देने वाली और कातिल पत्नी शाहिदा की गंदी और बेरहम करतूतों को उजागर कर देने वाली एक लौती आई विटनेस पुलिस के सामने बैठी थी। पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक बच्ची के मुंह से ये सब बातें सबको एक मजाक लग रही थी। पर पुलिस ने सोचा कि वो लड़की झूठ क्यों बोलेगी, और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, उसने जरूर ये सब देखा होगा। पर जैसा कि पुलिस को पहले से ही साजिद पर शक था, इसलिए उन्हें लगा कि जरूर ये बच्चे को पहले से ही कोई कहानी बताकर लाया है और खुद के गुनाह को छुपाने के लिए ऐसा बोल रहा है। पुलिस ने बच्चे का बयान लेते हुए पूछताछ शुरू की। बच्ची घबराए ना, इसके लिए महिला पुलिस बच्चे से बेहद विनम्र तरीके से सारी बातें पूछती है कि बेटी उस दिन क्या क्या हुआ, तुमने क्या क्या देखा। तो मम्मी के साथ में कोई और भी था क्या बेटा? हाँ, एक अंकल थे जो उनसे प्यार करते थे। अच्छा, वो अंकल कौन थे? अनिकेत। कहाँ रहते हैं? यहाँ घर था मेरा, वहाँ उनका घर था। अच्छा अच्छा, तो मम्मी हमेशा घर में आते थे? हाँ। पापा को कैसे मारा मम्मी ने? हाँ, ऐसे काटे। छुरी से काटा था? तो रात में मारेगी या दिन में? दिन में। आप लोग कहाँ थे? घर में ही थे? हाँ, तो आप क्या बोला था? तुमको ड्रम में डाल के
यह वही वीडियो क्लिप थी जहां थाने में उस बच्चे से पूछताछ की जा रही थी और बच्ची ने वो सब बताया जो उसने देखा था। बच्ची के इन बयान को दर्ज करके पुलिस तुरंत रईस के घर पहुंचती है। शाहिदा और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर थाने लाया जाता है। पूछताछ शुरू की जाती है। शुरू में तो शाहिदा को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, हमें इस तरह से थाने क्यों लाया गया, आखिर बात क्या है। लेकिन जब पुलिस उसकी बेटी को उसके सामने खड़ा करती है तो शाहिदा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाती है कि बेटी ने सब बता दिया होगा। शाहिदा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं थी, लिहाजा वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है। साथ में अनिकेत भी अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, जिससे पुलिस ये सच मान लेती है कि बेटी ने जो कहा वो सच है, यानी इस मामले में साजिद का कोई हाथ नहीं, वो बेकसूर है। लेकिन रईस का शव कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, ये सवाल अब भी खड़ा था। इस सवाल का जवाब जब शाहिदा ने दिया तो सबके होश उड़ गए। इन दोनों ने मिलकर इतने खौफनाक तरीके से शव को ठिकाने लगाया था, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। शाहिदा के बयान व निशानदेही पर पुलिस की एक टुकड़ी सबसे पहले शाहिदा के घर में दाखिल होती है और छानबीन शुरू करती है। तभी एक कांस्टेबल की नजर किचन के फर्श पर पड़ती है, जो दिखने में साफ पता चल रहा था कि ये बाकी फर्श से बिल्कुल अलग है और अभी जल्दी में ही लगाई गई है। टाइल्स के कॉम्बिनेशन आपस में ठीक से मैच नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी मिस्त्री से ये जल्दबाजी में बनवाया गया है। लेकिन जल्दबाजी कैसी और क्यों? कांस्टेबल ने शक के आधार पर यह बात अपने बड़े अधिकारी को बताई। अधिकारियों ने कुछ मजदूरों की मदद से किचन की टाइल्स को तोड़वाया, फिर गड्ढा खोदना शुरू किया। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। फाइनली 3 फुट गड्ढा खोदने पर एक कटा हुआ हाथ बरामद होता है। इसके बाद बड़ी ही सावधानी से इंच दर इंच गड्ढा खोदा जाता है, जिसके बाद बॉडी के बाकी हिस्से भी बरामद हो जाते हैं। टोटल 4 हिस्सों में बॉडी कंप्लीट हो जाती है। बॉडी काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी। इसी घर से वो चाकू और उस आरी को भी बरामद कर लिया जाता है, जिसे वारदात को अंजाम देने के लिए उपयोग किया गया था। उन पर उन दोनों के फिंगरप्रिंट मौजूद थे। आखिर ये सब कैसे और कब शुरू हुआ और इसके पीछे की मेन वजह क्या रही, चलिए शुरू से जानते हैं। रईस उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला था और यहीं पर रहकर उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। 2012 में उसका निकाह गोंडा में ही रहने वाली शाहिदा के साथ कर दिया जाता है। 2013 में शाहिदा एक बेटी को जन्म देती है और 4 साल बाद एक बेटे को जन्म देती है। यह एक हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटे के जन्म के कुछ महीने बाद रईस के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी, लिहाजा वह खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए रईस को एक ऐसे काम की आवश्यकता थी जहां से अच्छी कमाई की जा सके, जबकि ये गोंडा में रहकर संभव नहीं था। लिहाजा मुंबई में रईस का एक मित्र था, जिसकी मदद से वह अकेले मुंबई जाता है। मुंबई में उसे दहिसर के इलाके में स्थित एक होलसेल कपड़ों की दुकान में सेल्स का काम मिल जाता है। पगार मिलने पर वह आधे पैसे घर भेज देता था। यहाँ कुछ महीने काम करने पर पगार अच्छी मिलने लगी, पर अपने बीवी बच्चों से दूरी उसे बेचैन करती थी और ऊपर से मुंबई में रहते खाना भी बाहर से ही खाना पड़ता था। लिहाजा वह गांव जाता है और अपने बीवी बच्चों को मुंबई ले आता है। रईस एक किराए का मकान लेकर पहले से ही रह रहा था, उसी में अब पूरा परिवार रहने लगता है। आस पड़ोस में कई घर थे, वहाँ पूरी कॉलोनी बसी हुई थी। कुछ दिनों में ही शाहिदा का अपने आस पड़ोस के लोगों से अच्छी मेलजोल हो जाती है। वहीं पड़ोस में सबसे नजदीकी घरों में से एक घर अनिकेत का था। घर पर वह अकेला रहता था, 28 साल का था। जब रईस नया नया आया था तो सबसे पहली मुलाकात उसकी अनिकेत से ही हुई थी। उसने उसकी मदद की थी। इतने दिन रहते हुए दोनों में अच्छा रिश्ता बन चुका था। बेटी की भी वहीं एक स्कूल में एडमिशन करवा दी जाती है। इधर पड़ोसी होने के नाते और मदद के मकसद से अनिकेत अक्सर अमित के घर आया जाया करता था। इसी बीच अनिकेत की मुलाकात शाहिदा से भी होती रहती है। रईस जॉब करने सुबह 10 बजे घर से निकल जाता और शाम 7 बजे घर लौटता। कभी कभी लौटने में रात के 10 भी बज जाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिनों से अनिकेत का शाहिदा के घर आना जाना ज्यादा ही होने लगा। ये सब बहुत दिनों से चल रहा था। पड़ोसी भी इस बात को नोट करने लगे थे कि ये बंदा अक्सर रईस के घर से जाने के बाद ही घर में क्यों आता है। लोग बातें बनाने लगे थे। आस पड़ोस की महिलाओं ने बातों बातों में शाहिदा से पूछा भी, ये लड़का अक्सर तुम्हारे घर क्यों आता रहता है। तब शाहिदा ये बताती है कि दरअसल कुछ सामान खत्म हो जाते हैं घर पर। अनिकेत मुझसे पैसे लेकर वो सामान ले आते हैं, क्योंकि मेरे पति तो घर पर नहीं रहते, वो लेट आते हैं। और अनिकेत का मेरी बेटी से भी बहुत लगाव है, वो उससे मिलने के लिए भी आते रहते हैं। जबकि सच्चाई तो ये थी कि अनिकेत और शाहिदा एक दूजे को पसंद करने लगे थे।
ये पसंद कुछ महीनों में इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ये प्यार एक जिस्मानी रिश्ते में बदलना शुरू हो गया था। एक तरफ जहां रईस अपने बीवी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए रात दिन मेहनत करता था ताकि एक अच्छी लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सके, वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ शाहिदा घर पर अकेली अनजान पुरुष के प्यार में पड़कर पति के गैर मौजूदगी में उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगी। बेटी स्कूल में होती थी। रईस काफी समय तक इस बात से अनजान था कि उसकी पीठ पीछे क्या चल रहा है, लेकिन रईस को भी एक दिन इस बात की भनक लग जाती है। रईस शाम 7 बजे ड्यूटी करके वापस घर लौटता है। वह देखता है कि उसकी बेटी चॉकलेट खा रही है। घर की फर्श पर कुछ और भी चॉकलेट के खाली रैपर पड़े हुए थे। इस पर रईस ने बेटी से बोला कि मम्मी तुम्हें आज इतनी चॉकलेट खाने को कैसे दे दी। तभी बेटी बोल पड़ी कि ये चॉकलेट मम्मी ने नहीं बल्कि अनिकेत अंकल ने दी है। ये सुनकर रईस को कुछ खास ताज्जुब तो नहीं होता, पर बेटी इसके आगे जो बोलती है उससे रईस का माथा ठनक जाता है। बेटी मासूमियत भरे लहजे में बोलती है कि वो तो रोज आते हैं, मुझे चॉकलेट देकर मम्मी के कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। इतना सुनकर रईस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही पलों में रईस का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि मियाँ बीवी दोनों में इस बात को लेकर तीखी नोक-झोंक शुरू हो जाती है। रईस अपनी बीवी पर हाथ भी उठा देता है। इसी गुस्से में रईस के कदम अनिकेत के घर की तरफ भी बढ़ने लगते हैं, पर वह ये सोचकर रुक जाता है कि रात का वक्त है, अभी बवाल करना सही नहीं। कॉलोनी के सब लोग जमा हो जाएंगे, बदनामी होगी, आस पड़ोस में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं मौका देखकर इससे अकेले में निपटूंगा। पर अगले दिन रईस का गुस्सा शांत था। इन हरकतों को वो अपनी वाइफ की नादानी और नासमझी समझकर एक बार उसे समझाने की कोशिश करता है और आखिर में वार्न करते हुए कहता है आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद झूठा दिखावा करते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि वह अनिकेत के साथ रहने का मन बना चुकी थी। अगले दिन रईस ड्यूटी चला जाता है और बेटी स्कूल। कुछ दिन बाद शाहिदा मौका देखकर अनिकेत को घर बुलाती है। शाहिदा और अनिकेत दोनों हमेशा एक साथ रहने की प्लानिंग करने लगते हैं, पर रईस के होते ये आसान नहीं था। लिहाजा दोनों के पास अब 2 ऑप्शन थी, या तो वो रईस को खत्म कर दे या फिर उसे तलाक देकर उसे रास्ते से हटा दिया जाए। दूसरा रास्ता आसान था, पर इसमें बदनामी थी, बेटी भी हाथ से जाती। इसलिए शाहिदा ने पहले रास्ते का चुनाव किया। तब दोनों ने सोचा कि ये ऐसे करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी उनका प्लान रईस को खत्म करने का था, वो भी इस तरह से खत्म करने का कि किसी को पता न चले कि उसका मर्डर हुआ है। अनिकेत बोलता है रईस को ठिकाने लगाने के बाद तुम्हें खुद स्वांग रच कर थाने जाना है और पति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करनी है, जिससे कि पुलिस उसे खोजती रह जाएगी, वो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कहाँ होगा ये मेरे और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं जानता होगा। इस तरह एक दिन ये केस बंद हो जाएगा और ये लोगों की नजरों में एक गुमशुदा केस बनकर रह जाएगा। ये सारा प्लान अनिकेत का था। इससे ये समझ आता है कि अनिकेत कितना शातिर था और एक प्रोफेशनल क्रिमिनल माइंड रखता था। रईस को कब और कैसे मारना है और बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है, यह प्लान तैयार हो चुका था। तारीख आती है 21 मई 2019। रईस ड्यूटी पर था। उसका मन बेचैन था। वह अपनी पत्नी के बारे सोच रहा था। वही बातें उसके मन को बेचैन कर रही थी। लिहाजा वह आधी छुट्टी लेकर घर जाने की सोचता है। दोपहर 2 बजे रईस दबे पांव घर पहुंचता है। बेटा और बेटी दूसरे रूम में अकेले सो रहे थे। वाइफ कहाँ है, ये देखने के लिए रईस उसके कमरे में दाखिल होता है। इस बार दरवाजा खुला था। रईस अपने सामने जो दृश्य देखता है उसे देखकर किसी भी पति का खून खौल उठेगा। बिस्तर पर उसकी पत्नी अनिकेत के साथ आपत्तिजनक हालत में पड़ी थी, बेहद कम वस्त्रों में। शाहिदा पति को सामने देख एकदम सन्न रह जाती है। रईस सीधा अनिकेत पर इस तरह से टूट पड़ता है कि मानो वह उसकी जान ही ले लेगा। अनिकेत को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। इस मौके का फायदा उठाकर शाहिदा तुरंत एक चाकू लाती है और अपने पति पर पीछे से पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करती है। चाकू पूरा अंदर घुस जाता है। पति दर्द से कराह उठता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अब अनिकेत उसी चाकू से लगातार कई हमले रईस पर कर देता है। कपड़े, हाथ और फर्श रईस के रक्त से लाल हो चुके थे। रईस बेसुध होकर जमीन पर धराशायी हो जाता है। ये चाकू कोई नॉर्मल चाकू नहीं था। ये चाकू शाहिदा पहले से ही खरीद कर ले आई थी। जब रईस अनिकेत से लड़ रहा था तब उसी आवाज से बेटी की नींद टूट जाती है। वह धीरे धीरे माँ के कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे के अंदर का खौफनाक दृश्य देखकर बेटी के कदम कमरे की दहलीज पर ही रुक जाते हैं। वह हर घटना को दीवार की आड़ में खड़ी होकर चुपके से देख रही थी, लेकिन उसकी माँ की नजरें बेटी को देख लेती है। माँ उसे बेहद धमकी भरे अंदाज में धमकाते हुए कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जा।
अगर तूने किसी को भी बताया तो तेरा हाल भी ऐसा ही कर दूंगी। बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। माँ बेटी को दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। इसके बाद दोनों मिलकर रईस को ठिकाने लगाने की योजना तैयार करते हैं। पहले सोचा कि बॉडी को कहीं बाहर सुनसान जगह पर ले जाकर जला देंगे, लेकिन इतना भारी शरीर बाहर ले जाना खतरे भरा है। ये पूरा इलाका लोगों की चहल पहल से भरा रहता है, किसी को भी शक हो जाएगा, हम फंस जाएंगे। इसलिए ये प्लान कैंसिल कर दिया। अब दूसरा प्लान था कि घर में गड्ढा खोदकर वहीं पर दफन कर दिया जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। पत्नी बोली किचन के नीचे ठीक रहेगा, लेकिन पूरा साबुत शरीर उसमें फिट नहीं होगा, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तभी घर पर रखी एक बड़ी आरी से शरीर के 5 टुकड़े किए गए। अनिकेत अपने घर से गड्ढा खोदने वाला फावड़ा लेकर आता है। गड्ढा खोदकर बॉडी पार्ट्स को उसी में डालकर वापस गड्ढा बंद कर दिया जाता है। पर अभी भी ये पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई गड्ढा खोदा गया है। इसे छुपाने के लिए दोनों ने किचन में टाइल लगाने का फैसला किया। इसके बाद अगले दिन यानी 22 मई को अनिकेत बाजार से 2 बोरी सीमेंट, रेत और टाइल लेकर आता है। साथ ही एक तसला और वो जरूरी औजार भी लेकर आता है जो मिस्त्री लोग कंस्ट्रक्शन में उपयोग करते हैं। शाम तक वहां पर टाइल वगैरह लगाकर किचन की फर्श को अच्छे से ढक दिया गया। करीब 8 बजे रईस के मोबाइल पर उसके भाई साजिद की कॉल आती है। ये देख शाहिदा घबरा जाती है। पहले तो वो कॉल रिसीव नहीं करती, थोड़ा सोचती है। दूसरी बार फिर कॉल आती है। शाहिदा कॉल रिसीव कर लेती है और इस तरह से बात करती है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। साजिद अपनी भाभी का हालचाल पूछता है, फिर इसके बाद पूछता है कि भैया कहाँ है। शाहिदा बोलती है कि वो ड्यूटी से आने के बाद फिर से कहीं चले गए, बोले कि कुछ देर में आता हूँ, बताकर नहीं गए कि कहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी में वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए। इतना सुनकर साजिद चलो ठीक है ऐसा बोलकर कॉल काट देता है। वहां से कोसों दूर बैठे साजिद को भनक भी नहीं थी कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे बेरहमी से उसकी ही भाभी ने मौत के घाट उतार दिया है। शाहिदा अब इस पूरे मामले को गुमशुदगी के मामले में तब्दील करने के लिए अगली योजना तैयार कर लेती है। रात के 11 बजे वह अपने देवर साजिद को कॉल करती है और बेहद गंभीर व भावुक स्वर में बोलती है कि तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने इधर उधर हर जगह पता किया, कहीं नहीं मिले। साजिद ये सुनकर काफी चौंक जाता है। वह अपनी भाभी को सांत्वना देते हुए कहता है आप चिंता न करो, मैं कल ही आता हूँ। साजिद अपनी तरफ से भी अपनी जान पहचान व रिश्तेदार में हर जगह कॉल करके भाई के बारे में पूछते हैं, पर हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है। अगले दिन यानी 23 मई को साजिद ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंचता है। वहां से वह अपने भाई के घर जाता है और अपनी भाभी को रोता हुआ देखता है। साजिद के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी शाहिदा बोलती है चलो थाने चलकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। तभी साजिद बिना देरी किए भाभी को लेकर वहां के नजदीकी थाने पहुंचता है और वहां भाई की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। इसके बाद क्या हुआ वो हम बता चुके हैं, लिहाजा शाहिदा और अनिकेत के जुर्म की चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाती है। लंबी सुनवाई के बाद तमाम सबूत उन दोनों की घिनौनी करतूतों की गवाही दे रहे थे, लिहाजा अदालत उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके अलावा रईस के दोनों बच्चे अब चाचा के पास हैं, अपने दादा दादी के घर पर है। अगर वो बच्ची इस पूरी घटना को अपनी आंखों से न देख पाती तो रईस की बॉडी का मिलना नामुमकिन था और सब कुछ वैसा ही हो जाता जैसा उन लोगों ने प्लान किया था। बाकी आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। जैसे तेरे बाप को गाड़ी वैसे तेरे को भी गाड़ी। तो हम लोग टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया।